नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन और बावकार यूनिवर्सिटीज़ में होता है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में अहम जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कभी ये यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त रहा करती थी। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसे दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। लेकिन आपने देखा कि बाद में यानी सुक़ूत हैदराबाद के बाद यानी पुलिस एक्शन के बाद इसका किरदार बदलने लगा और यहाँ तक कि उसका एम्बलम भी तब्दील कर दिया गया। और जो उर्दू मीडियम हुआ करती थी ये यूनिवर्सिटी, अब वो अंग्रेज़ी मीडियम हो चुकी है। तो बहरहाल उसकी शिनाख्त भी ऐसा लगता है कि मिटा दी गई है। तो लेकिन इस सिलसिले में आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और दौरा करते हुए यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपये की फ़ंड जारी भी किया है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी को तरक्की देने का उन्होंने एक मंसूबा बनाया है, उस पर खुसूसी तवज्जो दी है। और ये भी कहा जाता है कि तुलबा क़दीम की जानिब से 45 लाख रुपये बतौर अतिया पेश किए गए। ये भी अच्छी बात है क्योंकि अपने मादर इल्मी के लिए अगर आप उसके फ़रोग़ के लिए कुछ मदद करते हैं या अतिया देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो ये एक मिसाली चीज़ बन जाती है। तो बहरहाल नहीं मजाद हमारे साथ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक तरफ उस्मानिया सिटी है तो दूसरी तरफ हैदराबाद है। हैदराबाद पर खंदे बुनियाद सारी दुनिया में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की बान भी उसे कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा है। तो बहरहाल उस बारे में भी खबर आ रही है और चीफ मिनिस्टर ने बबांग दहल ये बात कही है कि हैदराबाद को वो हिंदुस्तान में स्टार्टअप कैपिटल बनाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन पहले हम नई मुजाहिद की तरफ चलते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो कुछ कहा है उस बारे में पूछते हैं। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी जी, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक नहीं बल्कि 2 या 3 मरतबा दौरा किया है। इससे पहले कि जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 10 साल तक हुक्मरानी की है, कभी उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के बारे में या उसके बारे में गौर नहीं किया। एक मरतबा शायद मैं समझता हूँ सदर जमहूरिया का या कुछ प्रोग्राम था या गवर्नर का कुछ प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम में अटेंड की थी, लेकिन उन्होंने खिताब भी नहीं किया था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना के तहरीक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अहम रोल अदा किया है। उसके तुलबा ने तहरीक को ज़िंदा करने में और उसको वसीयत देने में, शिद्दत पैदा करने में जो रोल निभाया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो नाकाबिल फरामोश है। और इसके अलावा जब हैदराबाद की बात आती है तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वजूद के बगैर, तस्करे के बगैर हैदराबाद का वजूद नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है जिससे फारुकुल तहसील कई तुलबा मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी को नज़रअंदाज कर देना मैं समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि आपने बताया कि रेवंत रेड्डी ने 1000 करोड़ रुपये जारी कर दिए, फंड जारी किए हैं, इस बात की ये अच्छा मुस्बित इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च का जो काम था वो ठप हो गया था। उसकी कई वजूहत थी। फैकल्टीज़ जो है वो फैकल्टी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के कई जायदादें मखलूआ थी। बार बार हुकूमत को ये तवज्जो दिलाई जा रही थी कि उन जायदादों पर तकरार किया जाए। पता नहीं, कोई कहा जा रहा है कि कोर्ट केसेस है, कुछ है, लेकिन प्रोफेसर्स के तकरार ना होने की वजह से रिसर्च का काम जो है वो ठप होकर रह गया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने बहुत अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई है, रिसर्च का काम ठप होकर रह गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू डिपार्टमेंट, शोबे उर्दू का जो हाल है वो एक यतीम की तरह हो गया है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि पर्शियन डिपार्टमेंट हो या अरबिक डिपार्टमेंट हो, उसका भी बुरा हाल है। तो क्या हुकूमत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स पर भी तवज्जो दें, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स है आलमी सतह पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि तेलंगाना की भी नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल, देखिए, रिसर्च के लिए मरकज़ी हुकूमत से ग्रांट जारी होता है। मैं समझता हूँ 4-5 साल पहले तक 50 करोड़ रुपए तक जारी होता था। आज ये घट के 2-3 करोड़ तक महदूद हो गया। उसकी वजह, घटने की वजह क्या है बताइए आपको? फैकल्टीज ना होने की वजह से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से, मुस्तकिल पोस्टा नहीं होने की वजह से रिसर्च का काम ठप हो गया। आपको बता दूं, मैं एक चिप तैयार की जा रही है मरकज़ के फंड से। अच्छा, अगर आपके पास रिसर्च का काम होता है तो मरकज़ से भी फंड्स आते हैं, बिहार से भी फंड आते हैं, आपके बच्चों को कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। जी जी। लेकिन
प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो मखलूआ जायदादें हैं जिनकी वजह से उसका काम रुका हुआ है। आपने बात की है उर्दू और पर्शियन की। जी जी, अरबिक डिपार्टमेंट ये जो शुरुआत हुई थी यूनिवर्सिटी की उर्दू ज़रिए तालीम से हुई थी। जी हाँ जी हाँ। कई हिंदू हजरात भी हैं जो इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की तालीम हासिल करते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। मैं मानता हूँ हालात के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट होना पड़ता है। जी जी। उर्दू आज कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसको करना था। इसकी जो कमियां रह गई हैं उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। जिस तरह से नया नया रिसर्च सामने आ रहा है, नए नए निसाब सामने आ रहा है, इसके लिहाज से हम उर्दू का जो पुराना मॉडल था उसको तब्दील करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उर्दू की आज उर्दू हो या हो अरबी हो या कुछ फ़ारसी हो उसकी जो अहमियत घट रही है, या तेलुगु, अब ये मत कहिए कि तेलुगु की नहीं घट रही है। जी हाँ, तेलुगु का भी यही हाल हुआ है। जी जी। आप देख लीजिए, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, स्कूल्स में गाँव में शहरों में, आज उसको जाकर रेजिडेंशियल स्कूल्स बना दिया गया है KCR के दौर में, अंग्रेज़ी मीडियम के। अब गरीब से गरीब भी हैदराबाद में हो या फिर गाँव में रहता है, वो अपने बच्चों को मसाबकती तालीम में आगे ले जाना चाहता है ताकि उसके बच्चे उसकी तरह मजदूरी ना करें बल्कि तरक्की करें, डॉक्टर इंजीनियर बने या कुछ और ओहदों पर फायज हों। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज गवर्नमेंट स्कूल से तलबा की तादाद घट के रेजिडेंशियल स्कूल्स में आ गई। जी हाँ। उसकी वजह क्या है? रेजिडेंशियल स्कूल में तालीमी निसाब जो है अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है। ज़रूर एक सब्जेक्ट रखा गया है उर्दू और तेलुगु का, लेकिन जब आपको ये लोग देख रहे हैं कि खानगी स्कूल्स इतने बड़े ज़्यादा चलने की वजह क्या है? खानगी स्कूल्स में अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम दी जा रही है, जिसकी वजह से उर्दू और तेलुगु जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खानगी स्कूल का रुख कर रहे हैं। हुकूमत ने देखा कि सरकारी स्कूल्स में तादाद घट रही है तो उसने रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद कम हो गई है, रेजिडेंशियल स्कूल में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर खाना, रहना और किताबें, यूनिफॉर्म मुफ्त मिल रहा है। जी हाँ जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं वो तब्दीलियों को अपनाना भी ज़रूरी होगा। अच्छा मुझे साहब, जैसा कि आपने रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात की है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही मियारी तालीम वहाँ दी जाती है, और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि जो अक़लियती रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उसके नीट में जो बच्चों ने शिरकत की उसके बेहतर नतीजे आए हैं, और 36 बच्चे जी जी फ्री सीट्स मिली है। फ्री सीट्स मिली है। आप यकीन बता दीजिए कि लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दे के बच्चों को या तो तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, या तो अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो 1-1 करोड़ रुपए दे के भी एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे हालात में रेजिडेंशियल स्कूल से पढ़ने, टिमरीज से पढ़ने वाले 36 बच्चे MBBS के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक यूनिवर्सिटी को कम मत कीजिए आप। जी जी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो बात चल रही थी उसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है। ज़रूरी हम गैर ज़रूरी नीचे तक जहर में चले गए, लेकिन जी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो आज पसमानदगी है जी हाँ जी, उस पर गौर करना ज़रूरी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस्मानिया सिटी के तहत जो कई एकड़ अराजी थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तक कि नाजायज़ जो मजहबी ढांचे हैं वहाँ पर तामीर कर लिए गए हैं, उसकी शिनाख्त मिटा दी गई है, एम्बलम में आयात कुरानी हुआ करती थी वो हटा दिया गया है। लेकिन देखिए हालात इस कदर वो कर दिए गए हैं, ख़राब कर दिए गए हैं कि उसकी शिनाख्त तो मुकम्मल तबाह हो गई है। लेकिन उर्दू मीडियम के बारे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान की पहली नहीं बल्कि सारी दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी, और उसके लिए विकीपीडिया कायम किया गया था। अब आप कहेंगे कि विकीपीडिया क्या है उस्मानिया सिटी में, तो आपको बता दूं ये दायरतुल मारुफ जो होता है उसे विकीपीडिया कहा जाता है, वो कायम किया गया था। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि खुद हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने उसका संग बुनियाद रखा था शख्सी तौर पर, और ये जो दायरतुल मारिफ है वहाँ पर कई अंग्रेज़ी किताबों का, मुख्तलिफ ज़बानों की किताबों का के जो तराजिम थे वो तराजिम आज हो रहे हैं, नहीं ख़त्म हो गए हैं बात, और कहते हैं कि हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं हो रहे हैं। ये बात बताइए आपको, मैं देही इलाकों से आ रहा हूँ फिर एक बार। जी जी। मैं भी देही इलाकों से मेरा ताल्लुक़ है जी, अक्सर जाते रहता हूँ अपने गाँव को। देख रहा हूँ कि हम जब SSC पढ़ते थे, जब लड़के और लड़कियों की काफ़ी तादाद हुआ करती थी जी, आज घट रही है। मैंने वजह बताया, रेजिडेंशियल स्कूल भी है। हाँ। तो हम भी अपने उर्दू वाले भी अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे। जी जी। इसकी भी एक वजह है। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, क्या MA में या दूसरे ज़मानों में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं भी तो कहीं के लिए क्यों ले रहे हैं? हॉस्टल्स में रहने के लिए ले रहे हैं।
और वैसे भी अगर उस्मानी सिटी की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि 1968 तक भी कानून की जो तालीम हुआ करती थी उर्दू में हुआ करती थी। बिल्कुल तो सही कहा। किताबें इस कदर मेडिसिन की भी था, मेडिसिन पहला जो बैच MBBS का गया है वो उर्दू का बैच था। बैच तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद में साइंसी तरक्की का सवाल है तो बहुत ज़्यादा साइंसी तरक्की हुई। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज दुनिया में अगर ऑपरेशंस किए जाते हैं, सर्जरीज किए जाते हैं, एनेस्थेशिया दिया जाता है, एनेस्थेशिया में लोग MD भी कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि हैदराबाद में क्लोरोफार्म जो कमीशन था, हैदराबाद में क्लोरोफार्म कमीशन तश्कील दिया गया और क्लोरोफार्म जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज तो टेक्नोलॉजी बदल गई है लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद को ये क्रेडिट जाता है, शुरुआत की। और हद तो ये है कि जो मलेरिया का मच्छर है, और आप देखेंगे कि मादा मच्छर होता है या नर मच्छर होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और मच्छर से ये मलेरिया होता है उसकी भी दरियाफ्त हैदराबाद में हुई है। जी मैं समझता हूँ करीमनगर नहीं यहाँ रोनाल्ड रेगन जो एक आपको बताता हूँ यहाँ कोई एक साइंटिस्ट थे। जी हाँ वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ करीमनगर में एक मैं वहाँ पर गया था। जी तो देखा कि वहाँ पर एक उनका स्टेचू भी लगा हुआ है जी एक पानी के बाजू जी कि वहाँ पर मच्छर काटने की वजह से किसी की मौत हो गई थी। तो उसके बाद उस रिसर्च शुरू किया गया। जी शायद हैदराबाद में वो सेंटर है जिसने आप किया था, लेकिन इसका उनका जो स्टेचू वगैरह है वो करीमनगर में। अब जैसा स्टेचू की बात करें, रोनाल्ड रास की बात कर रहे हैं, तो रोनाल्ड रास को ये क्रेडिट जाता है। तो यहाँ हुजूर निज़ाम हो या दूसरे महबूब अली पाशा हो या फिर दूसरे आसिफ जहीर बादशाह हों या हुक्मरान हों, उन्होंने इल्म की सरपरस्ती की, तालीमी शोबे को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। और आपका अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि हैदराबाद साहब एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, आज निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। जी हाँ, तासुब की बुनियाद पर तारीख को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमने कल भी कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स कौन है और निसाब तैयार करने वाले NCERT क्या है, वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, कैसे जहन के लोग बैठे हुए हैं, तारीख से किसको हज़फ किया जा रहा है, किसको शामिल किया जा रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक मशहूर उर्दू अखबार सियासत से वाबस्ता है, TV पे भी आप बहस करते हैं, तो क्यों ना आप कुछ इस तरह की कोई शुरुआत करें कि तारीख, हमारी जो तारीख है उसे बच्चों को आप बिल्कुल आपने अच्छा सजेशन भी दिया है और इस सजेशन पर हम ज़रूर गौर भी करेंगे और इसकी अमली जामा भी पहनाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप जैसे कि तारीख की अगर बात करते हैं तो मौलवी चिराग अली को कोई नहीं जानता। मौलवी चिराग अली, अगर आप सियासत अखबार है, सियासत अखबार का जो दफ्तर है उससे ज़रा आगे बढ़ते जाएँ और फिर नामपली रोड पर जाएँ और फिर चिराग अली लाइन है। जी हाँ, वही बात कह रहा हूँ मैं। चिराग अली लाइन जाएंगे, चिराग अली वो कौन है, लाइन के बारे में नहीं, लोगों को मुझे खुद नहीं मालूम है। लेकिन जब चिराग अली के आपको बता दूं उनके से एक अहम चीज़ जुड़ी हुई है और वो ये है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ अगर किसी ने किताब लिखी, पहली किताब लिखी, तो वो चिराग अली थे। क्या बात बताया आपने, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। आप सर्च कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा चिराग अली के बारे में। तो बहुत ही खाली हम लेन देखते हैं, वो मल्लेपल्ली से नामपल्ली से जाते हैं, असल वो है चिराग अली जी। दहशतगर्दी के खिलाफ पहली किताब अगर कोई लिखता है वो चिराग अली लिखते हैं। अरे बहुत बड़ी अच्छी बात जी जी। तो आपने जो कहा है तो हम अपने प्रोग्राम में तारीख को भी पेश करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, कल से पेश करेंगे हम तारीख को। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए नई बात है आप जी। मैं चिराग अली लाइन तो जैसे गुजरता हूँ जी जी, लेकिन ये तारीख जो है आपने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पहली जो किताब लिखी गई थी चिराग अली ने लिखी थी। मैं समझता हूँ कि तो मालूमाती बात है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और आप देखिए कि अक्सर लोगों को ये भी नहीं मालूम होता मेडिसिन में हम मुसलमानों का क्या किरदार रहा, इल्म नुजूम में क्या किरदार रहा। और आप अब देखिए कि फल्कियात जिसे कहा जाता है उसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा, और नक्शा नवेसी और दुनिया के सफ़र में, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हर शुबे में मुसलमानों का क्या किरदार रहा, उससे हमारी चिराग अली के ऊपर ज़रूर करेंगे हम। तो नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं है। अभी सिन्हा का नाम आपने सुना, इब्ने सिन्हा जिसे कहा जाता है। आप ये हमेशा रोज़ वाटर की बात करते हैं, रोज़ वाटर किसकी ईजाद है? इब्ने सिन्हा की ईजाद है। तो ये बहुत चीज़ें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, उस्मानी सिटी हमारे खुशी ये बात हुई कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। मैं समझता हूँ कि मुस्बित इक़दाम है यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। और उन्होंने ये भी कहा है बाद में, अब टी हब में क्या हुआ है, वहाँ पर ये जो गूगल स्टार्टअप का इफ्तिताह अमल में आया, उस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद को हिंदुस्तान का स्टार्टअप कैपिटल बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस चीफ मिनिस्टर में कुछ जज्बा भी है, जो कहते हैं वो करने की ताकत भी रखते हैं, जोश है। और यकीन मानिए अगर किसी कौम में जोश ना हो, जज्बा ना हो, एहसास ना हो तो वो मुर्दा है। जी हाँ, बिल्कुल सच जी। लेकिन एक बात जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, तो बहुत पीछे हो गई है उस्मानिया सिटी रिसर्च के मामले में। सेंट्रल भी फंड जारी कर दिए इसके लिए। जी 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 आपको जी जी सेंट्रल से भी फंड जारी होते हैं, लेकिन
हमारे पास फैकल्टी नहीं होने की वजह से रिसर्च का काम रुका हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट जो है उसको अहिया होना ज़रूरी है। देखिए उसके लिए हम लोग को भी कोशिश करनी जी हाँ, चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए कि वहाँ पर जाके एडमिशन्स लें। जब आप तलबा मौजूद होंगे वहाँ पर तो डिमांड कर सकते हैं हम कि भाई आप फैकल्टी का इंतजाम कीजिए। अगर फुल वक्त मुस्तकिल फैकल्टी का इंतजाम नहीं किया जाता तो कम से कम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे लीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे कई आप देखिए पीएचडी जो बच्चे हैं हमारे, वो उनको उनकी खिदमत हासिल की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल की जा जी सकती जी। है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर ने वादे तौर पर कहा है कि आप मिसाल के तौर पर गूगल है, एप्पल है, अमेज़ॉन है और टेस्ला है, फेसबुक है, उसके तमाम दफातर मुकामी जो देखिए दफातर है, मैं रीजनल जो रियाज साहब दफातर ज़रा है, पीछे जाना चाहूँगा। हैदराबाद में है। अब पहले पूरे आईटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में बेंगलुरु कर्नाटक का सिलिकॉन नाम वैली लिया के तौर जाता पर जाना लिया जाता है इंडिया जाता। का। लेकिन अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि केटीआर ने आईटी की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए हैं वो नाकाबिल फ़राम। और अब तो देखिए आउटर रिंग रोड पे अगर आप जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन से शहर में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से मुल्क में आ गए। अब साउथ में ही मुकाबला चल रहा है आईटी के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ कोई नॉर्थ में नहीं चल रहा है। जी हाँ जी हाँ। बेंगलुरु और हैदराबाद में आईटी का मुकाबला चल रहा है। नॉर्थ में मुकाबला चलता है नई वजह साहब, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को कत्ल करने का मुकाबला चलता है, मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम। नहीं हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ भी जानना चाहिए। नहीं आईटी डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को जो नुकसान पहुँचाया जाता है वो बहुत डेंजर है। तो बहरहाल आईटी डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो बताऊँगा कि आपने देखा कि राजशेखर रेड्डी के दौर में देखेंगे या फिर आप चंद्रबाबू नायडू के दौर में देखेंगे, जॉर्ज बुश यहाँ आते हैं, क्लिंटन यहाँ पर आते हैं हैदराबाद में, और चंद्रबाबू नायडू के दौर में आपको याद होगा कि क्लिंटन को जो लाइसेंस दिया गया था, ऑनलाइन लाइसेंस दिया गया था, डिजिटाइज लाइसेंस दिया गया था। हाईटेक सिटी भी उन्होंने जी जी। लेकिन केटीआर ने भी बहुत तरक्की दी है। बहुत केटीआर के दौर में देखिए बुनियादें पड़ चुकी थी। जी हाँ जी हाँ। चंद्रबाबू नायडू और बुनियादें राजशेखर रेड्डी ने उसको दीवारें उठाई थी। तो मैं समझता हूँ केटीआर ने छत डाला। लेकिन आप याद रखिए एक आदमी को आप भूल रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस की भी बीट भी देखा करते थे और उस वक्त के जो एन जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, साइबर सिटी का जो संग बुनियाद था या शुरुआत थी उनके दौर में हुई थी। बिल्कुल सही, ये बहुत अहम बात है। क्यों? लेकिन हम किसी की भी सताइश तो कर देंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए। बिल्कुल देखिए जो अच्छा काम करते हैं उन्हें उनकी सताइश होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए, लोगों को उनके बारे में बताना चाहिए। हमें यही नहीं सिर्फ तनकीद बनाए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बनाए तामीर करनी चाहिए हमें। जी जी जी। तो बहरहाल हम स्टार्टअप की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने वादे तौर पर कहा है कि वो हैदराबाद को स्टार्टअप का कैपिटल बना देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, फिल वक्त हैदराबाद का कोई जनूबी रियासत भी मुकाबला नहीं कर सकती। और यहाँ जो तफातिर आए हैं उसकी वजह यह है बीजेपी की जो हुकूमत आ गई थी कर्नाटक में, वहाँ पर जो जिस तरह का जहर घोला गया था, फिरका परस्ती का इमेज पूरा खराब कर दिया गया बेंगलुरु का। और वहाँ के जो बेंगलुरु के कंपनीज थे उन्होंने हैदराबाद मुंतकिली की और हैदराबाद को इंडिया का सिलिकॉन वैली होने का एजाज़ हासिल हो गया। देखिए रियाज साहब एक बात मैं कहूँगा, अभी हमने कहा था कि किसी की मुखालिफत नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात वज़ीर आज़म के बारे में बात करेंगे। जी, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि कौन से स्टेट कौन से मामले में तरक्की कर रहे हैं और किसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, किसको ग्रांट जारी करना चाहिए, किसको फंड जारी करना चाहिए। जी जी। लेकिन गुजरात के मुकामी होने के नाते वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इंडिया को जो भी कंपनी आती है वो चाहे कुछ भी हो गुजरात मुंतकिल किया जा रहा है, या फिर इंडिया के दूसरे शहरों में जो अहम कंपनियां हैं उनको डरा धमका के या फिर फंड्स रोकने के नाम पे या कुछ और के नाम पे उन्हें भी गुजरात मुंतकिल किया जा रहा है। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ गुजरात नहीं है, हिंदुस्तान के 29 रियासतें हैं। 29 रियासतों की मसावी तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत को काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको टैक्स भी जा रहा है। जी हाँ, और जनूबी हिंद से ज़्यादा जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स जा रहा है आपको। जी। आप यहाँ से टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन वापस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आपको जो बैसाखी है, आप जो जैसा आपने कहा बैसाखी कहो, जी जी हाँ, बैसाखी रियासतों को आप बहुत कुछ दे रहे हैं, नवाजिश कर रहे हैं उनकी। तो जो लोग मुस्तहिक है, जो लोग अहल है, जिनको ज़रूरत है, अगर उन्हें तरक्की उनको मौके फराहम किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर तरक्की और ज़्यादा होगी, रोज़गार के मौके मज़ीद फराहम होंगे, लोगों को एक अच्छा माहौल फराहम होगा। और जिस तरह ये कहा जाता है कि मसाबकत होना चाहिए, मसाबकत में इजाफा होगा। अच्छा, अभी हम तो ये बात कर रहे हैं उस्मान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, लेकिन आपको और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे थे, तो एक लतीफ़ा सुनाता हूँ मैं आपको, और लतीफ़ा ही समझेंगे आप। अगर योगी ये कहते हैं, ये ज़रूरी है, नहीं योगी लतीफ़ा नहीं की तरह ये मजाक है। योगी ये कहते हैं, योगी की बात कर रहा हूँ मैं, योगी ये कह रहे हैं कि कोई अगर ज़बान, इलाक़ा या ज़ात पात के नाम पर लोगों को तकसीम करता है तो जयचंद और मीर जाफ़र जैसा गुनाह कर रहा है। तो
फिर मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने वाले कौन सा गुनाह कर रहे हैं? ये सवाल नहीं पूछा जा सकता उनसे? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो जहर घोलता है और ये कह रहा है कि ज़बान और जो इलाका और ज़ात पात, क्या मजहब का नाम क्यों नहीं ले सकता वो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जी। दस्तूर ने समाज के तमाम तबकात को अपने अपने मज़हब पर रहने की और उसका प्रचार करने की मुकम्मल आज़ादी दी। तबलीग की आज़ादी है, आज़ादी है जी। पूरा। लेकिन सिर्फ सियासी फ़ायदे की खातिर लोगों में नफ़रत पैदा करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी जी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर आप मजहबी बुनियाद पर लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इश्तियालंगेज़ी करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग नफ़रत का एक दूसरे से इजहार करें और आपस में तशद्दुद पर उतर आएँ, तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए रियाज साहब, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिमार्क्स अलग चीज़ है, हाँ, फैसले सादर करना अलग चीज़ है। जी जी, सिर्फ रिमार्क्स करने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात भी है। रिमार्क्स करने से कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी यानी इसका जायजा लेना चाहिए। अब वो जो सोच रही है उसे अपना इजहार कर रही है ना भाई, जी हाँ, कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, हाँ। उसको फैसलों में लाइए, आप अहकाम जारी कीजिए। मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत को आप हिदायत दीजिए कि इस पर कानून साजी की जाए। जी जी, मशवरा दे सकते हैं आप। अच्छा, नहीं मुझे सब, अब चलते हैं हम तेलंगाना की तरफ भी चलते हैं। हाँ। तेलंगाना में आपने देखा कि अभी तेलंगाना की बात राइजिंग तेलंगाना की जो बात है वो उसकी तरफ चल रहा हूँ मैं। राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट के का इख्तिताम अमल में 8 और 9 दिसंबर को, यानी 2 रोज़ा ये बहुत ही सरबरा कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है, इजलास कहा जा सकता है। तो उसमें जो सरमायाकारी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि 50,000 से ज़ायद लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, यानी मुलाजिमत के मौके हासिल होंगे, साथ ही रियासत की मईशत बेहतर होगी और इंटरनेशनल लेवल पर रियासत का एक अहम मुकाम बनेगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो सरमायाकारी से मुतालिक माहिदात हुए हैं, ख़ास तौर पर MOUs जो हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे उर्दू में कहा यह जाता है, याददाश्त मफाहमत, तो वो हकीकत में अमली जामा पहनाया जाएगा उनको? देखिए, ये खुशाइन बात है कि हमें ये बताया गया कि 5,75,000 करोड़ रुपए की माहिदे हुए हैं सरमायाकारी के जी तहत। जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि 50,000 लोगों को मुलाजमत मिलेगी, जी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, हम हर चीज़ का वेलकम करना, अच्छी चीज़ का वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये तो बता दिया गया कि 5,75,000 करोड़ रुपए के माहिदे हुए हैं, लेकिन कितने साल में कंपनियां एस्टैब्लिश्ड होंगी, कितने साल तक वो सरमायाकारी करेंगी, और पहले साल कितने लोगों को नौकरी देंगी और दूसरे साल कितने साल लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, इसके बारे में अगर वजाहत कर दी जाती तो बेहतर था। आज मैंने देखा है कि साबिक़ रियासती वज़ीर BRS के सीनियर रुकन असम्बली हरीश राव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो माहदे हुए हैं ये फ्लॉप शो है। अच्छा, उन्होंने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल जो समिट थी उसको फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने ये कहा कि माजी में भी कांग्रेस के 2 साल के दौरान, 2 साल दौर हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर विजरा कई बैरूनी ममालिक के दौरे किए हैं। हाँ, उन्होंने वहाँ पर जाके मुख्तलिफ कंपनियों से माहिदे भी किए हैं और ये कहा कि लाखों करोड़ रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना में होगी। हाँ, लेकिन आज तक उन्होंने ये कहा कि वो 2 साल के दौरान जिन ममालिक से या जिन कंपनियों से आपने माहिदे किए हैं उसके पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए। अच्छा, कि कितने कंपनियां तेलंगाना में 2 साल के दौरान इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, जी, कितने कंपनियों ने लोगों को रोज़गार दिया है, कितने कंपनियां मज़ीद इस्टेब्लिश होने वहाँ बाकी है। तो इस तरह से अगर वाइट पेपर जारी किया जाता है तो वो बेहतर होगा। उन्होंने ये बात कही है और साथ ही साथ ये कहा है कि ये जो समिट रखा गया था, ये समिट सरकारी अराज़ियात को फ़रोख्त करने के लिए एक रियल एस्टेट कारोबार के तौर पर मुनक़िद किया गया है, उनका ये इल्ज़ाम है। जी जी जी, वैसे भी फ्यूचर सिटी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर ज़मीनों की जो कीमतें हैं, अराज़ियात की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर नाज़रीन आप देखेंगे कि पहले ये हुआ करता था कि तबलीगी जमात हैदराबाद में कहीं पर भी इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाती तो फिर समझिए वहाँ देखते ही देखते ज़मीनों की कीमतें आसमां को छूने लगती, यानी खदर बढ़ जाती। और इसीलिए हमारे जो हिंदू भाई थे, अपने जो अराज़ियात थी वो तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए बतौर यानी मुफ्त उसकी पेशकश किया करते थे ताकि वो डेवलप हो जाए। क्योंकि देखिए, जब इस तरह के इज्तिमात होते हैं तो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं, पानी के, बरखी के, रोडों के वगैरह के, टॉयलेट्स वगैरह पूरे, उसकी वजह से शायद बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ माहिदे होना काफ़ी नहीं। हुकूमत को ये एश्योरेंस देना चाहिए कि 2 साल के दौरान कितने माहिदे हुए हैं और उन माहिदों पर कितनी अमलावरी हुई है, तेलंगाना को कितने लाख करोड़ की सरमायाकारी आई है,
उससे कितने कंपनियां कायम हुई हैं और कितने लोगों को रोज़गार मिला है। अगर ये हुकूमत आवाम के सामने पेश करती है तो ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत की हौसला अफजाई होगी, हुकूमत के नाम होगा। उसको छुपा के रखने से क्या फ़ायदा बताइए। अच्छा नहीं मुझे साहब आप ये बताइए कि कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट्स के जो ओहदे खाली हैं या मखलूआ हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें पुर किया जाएगा, ये सदर प्रदेश कांग्रेस ने बात कही है। और ये भी कहा है कि टीपीसीसी के जो तकर्रुरात होते हैं, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो तकर्रुरात किए जा रहे हैं उसमें डीसीसी को छोड़कर तमाम जो ओहदे हैं वो अबालिश कर दिए जाएंगे जैसे ही टीपीसीसी बनेगी। तो ये क्या है आप नहीं देखिए, जब भी नया सदर आता है तो पुरानी जो कमेटी होती है वो तहलील कर दी जाती है। अच्छा, तहलील कर दिए जाएंगे। तहलील कर दी जाती है, लेकिन अब तक जो ऑफिशियली ऐलान नहीं किया जाता लेकिन अब तहलील समझा जाता है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में तंजीम जदीद का काम शुरू हो चुका है, अजला के सदूर का ऐलान हो चुका है जिसमें 2 मुस्लिम सदर बनाए गए हैं। अच्छा, एक हैदराबाद से और एक वरंगल से बनाया। अच्छा, दोनों को बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि जब टीपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी का ऐलान हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट्स का ऐलान हो चुका है, वर्किंग प्रेसिडेंट्स के ऐलान की आपने बात की है, जी हाँ, वर्किंग प्रेसिडेंट्स के मसले को ज़ेर इल्तवा रखा गया है। जी, पहले ये कहा जा रहा है कि समाज के तमाम तबकात को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। पहले अजहरुद्दीन वर्किंग प्रेसिडेंट थे जी हाँ, माइनॉरिटी कोटे में, अब उन्हें वजीर बना दिया गया है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ के पीसीसीस में वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं दिए गए। अच्छा, जैसा आप देखेंगे कर्नाटक में जी। कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है। जिन रियासतों में कांग्रेस अपोजिशन में है, इक़्तिदार में नहीं है, वहाँ पर ये ओहदे दिए गए हैं। अब कांग्रेस ही बता सकती है कि इसकी वजह क्या है। अच्छा एक बात है और ये भी है कि उन्होंने यानी जो महेश कुमार गौड़ ने ये भी कहा है मीडिया से बात करते हुए कि जो कॉरपोरेशंस है और बोर्ड्स है उसके चेयरमैन और डायरेक्टर्स के भी तकर्रुरात कर दिए जाएंगे जारिया माह के अवाखरता। जी हाँ, जी हाँ। देखिए जब भी इलेक्शंस आते हैं पार्टी के लोग बेचैन रहते हैं, काम करने वाले लोग बेचैन रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन के बाद किए जाएंगे, इसके बाद किए जाएंगे, उसके बाद किए जाएंगे। लेकिन एक म्याद के लिए तो चंद लोगों का तकर्रुर कर दिया गया है जिनकी 2 साल भी मुकम्मिल होने को आ रहे हैं। अब उनके लिए मज़ीद 1 साल बाकी रह गया है। इस तरह से और भी नए लोगों को शायद नए मौके दिए जाएंगे और 40 तो 50 कॉरपोरेशंस बोर्ड ऐसे हैं जिन पर तकर्रुरात करना बाकी है। ये कहा जा रहा है 36 कम से कम ऐसे बोर्ड्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं है भी तो नए भी क्रिएशन करते ना ये। अच्छा, अच्छा, जी, नए क्रिएशन करते, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी नया बोर्ड बनाने वाले हैं उसके लिए भी इस तरह, और मुख्तलिफ तरीक़ों से नए नए भी ईजाद करते हैं, उनके लिए भी सदर नशीन का ऐलान करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कॉरपोरेशंस के चेयरमैन का ऐलान किया गया है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकरीबन ऐलान नहीं किया गया। जी, 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 ये भी इससे भी बेचैनी फैल रही है लोगों। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत इंतखाबात कल का पहला जो कल है वो पहला मरहला कल से शुरू होने वाला है। वैसे भी 3 मरहलों में ये इंतखाबात होंगे और 10 दिसंबर जैसा 11 दिसंबर 14 दिसंबर और 17 दिसंबर को 3 मरहलों में इन ग्राम पंचायतों के इंतखाबात अमल में आएंगे। पहले जो मरहला है उसके तहत 4236 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि कम से कम 395 जो ग्राम पंचायत है उसके मुत्तफ़िक़ा तौर पर यानी इंतखाब बिला मुकाबिला वहाँ पर इंतखाब अमल में आया है। 5 पर कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई है और आप फिल वक्त जितने सीट्स बाकी हैं ग्राम पंचायत बाकी हैं 3836 बाकी रह गई हैं और जिसके लिए 13127 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। 27,000 उम्मीदवार है, सरपंच और वार्ड मेंबर्स को। अच्छा, वार्ड मेंबर्स के, अच्छा, हाँ जी, ये सरपंच की बात कर रहा था मैं जी। 27,000 लोग इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल यानी 11 दिसंबर को सुबह 7 बजे से राय दही का आगाज़ होगा, दोपहर 1 बजे तक। इसके फौरी बाद वोटों की गिनती का भी आगाज़ हो जाएगा और कल रात तक नताइज का ऐलान भी हो जाएगा। अच्छा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशनर जो है रानी कुमुदनी, उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि तकरीबन 56,19,430 जो है राय दहिंदे हिस्सा लेंगे पहले मरहले में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए जब इतने बड़े पैमाने पर आपके इंतखाबात हो रहे हैं तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी जी। और उस दिन लोगों को वोट देने की खातिर हॉलीडे का भी ऐलान किया गया है। जी हाँ, स्कूल को सरकारी ऑफिसों को जो है उस दिन जिन जिन मुकामात पर ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर तातीलात का ऐलान भी किया गया है। जी जी। तो और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं, राय दही की तैयारियाँ की गई हैं,
वोटों की गिनती की तैयारी की गई कि ये शाम तक 2-3 घंटे में रिजल्ट इसलिए आ जाएगा क्योंकि छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं। अच्छा, वार्ड छोटे होते हैं। वार्ड छोटे हैं, इवन सरपंच के भी 1000 के अंदर या 5000 के अंदर इस तरह के वोट होते हैं। और अच्छा, अब देखिए कि 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अब मैं यकीन मानिए आप, ये इलेक्शन जो है पार्टी के सिंबल पे नहीं होता। जी जी। लेकिन सियासी जमातें अपने हामी उम्मीदवारों को इंतखाब में मुहिम में उतारती हैं। अरकान असम्बली ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। अब चीफ मिनिस्टर ने एक जश्न, हुकूमत का एक जश्न के तौर पे ऐलान किया था कांग्रेस के 2 साल हुकूमत की। तो उस दौरान जब चीफ मिनिस्टर जलसे कर रहे थे तो अपोजिशन जमात की उनकी जानिब से यही भी कहा जा रहा था कि वो इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को हक हासिल है, ये जमहूरियत है, लेकिन इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे क्योंकि वहाँ पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था, लेकिन अपना जश्न मना रहे थे, ये भी हो सकता है। इंतखाबी ज़ाब्ते नाफिज था ज़रूर, लेकिन कई करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों के संग बुनियाद भी रखे गए। जी जी। और इफ्तिताह भी किया गया और ख़वातीन में चेक्स भी तकसीम किए गए। अरे आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर किसी रियासत में 2 मरहलों में इंतखाबात होते हैं तो पहले मरहले के दौरान उस इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर तेलंगाना की बात जिसमें जब दूसरे मरहले के इंतखाबात होते हैं वहाँ जाकर इफ्तिताह करने लगते हैं। तो मैसेज गलत नहीं जाएगा। तेलंगाना के ऊपर बात, ग्राम पंचायत के, तो ये तो चीफ मिनिस्टर है। जी जी। पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ होता है, ये कहा जाता है। यानी प्यार मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है, ये कहा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या है, पॉलिटिक्स में भी सब कुछ जायज़ है। अब अंदाजा दीजिए कि करप्शन आप इशू से क्यों भटक जाते हैं? नहीं, मैं इशू की तरफ फिर लाता हूँ ना। तो वो कहने का मतलब है कि फलां वज़ीर आज़म ऐसा कर सकते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आपने कहा कि पहले तो नहीं कर रहे थे वो। जी जी। जब मैंने याद दिया तो आपने कहा कि जब वज़ीर आज़म करते हैं तो चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर अगर खुदा न खास्ता ऐसा कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म की तखलीद कर रहे हैं वो। दूसरे जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हो गई है बात पंचायत ग्राम पंचायत के इंतखाबात की। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्राम पंचायत यानी सरपंचों के लिए जो उम्मीदवार ठहरे हैं उनकी तादाद है 13,127। और नई वजारत ने कहा कि वार्ड्स मेंबर को भी अगर मिला दें तो ये तादाद 27,000 से ज़ायद होती है। लेकिन आप ये बताइए कि गैर यानी सियासी तौर पर ये इंतखाबात होते हैं और तो फिर जश्न चीफ मिनिस्टर क्यों मना रहे थे? कौन सा? चीफ मिनिस्टर 2 साल का जश्न मना रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। हुकूमत की 2 साल की तकमील का वो जश्न मना रहे थे। मुख्तलिफ अजला में उन्होंने जाके संग बुनियाद भी रखा है कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के, जैसे इंटीग्रेटेड स्कूल है। जी जी। हाँ। अच्छा अच्छा। उसका संग बुनियाद रखा है। जी जी। तो कुछ और डेवलपमेंट वर्क का भी काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन हैं, उनमें चेक्स भी तकसीम किए हैं। बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रखे गए। जी जी। अब बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। ख़बर दिलचस्प है और आपको ये ख़बर सुनकर कुछ लोग याद भी आएंगे। ऐसे लोग याद आएंगे जो अपनी बीवियों को छोड़कर भाग गए हैं और जो जिन्हें भगोड़ा शौहर भी कहा जाता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से पहलू से ही अख्तियार करते हैं और अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये वजूहत जो बताई जाती है, यानी बीवियों को छोड़कर जो शौहर भागते हैं, उसकी वजह ये बताई जाती है कि वो हो सकता है किसी दूसरी खातून के इश्क में मुब्तला हो गए होंगे, या फिर ये कहा जाता है कि ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी गई होगी, या फिर वो किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं और वो किसी चीज़ के काबिल नहीं रहे। तो ऐसे वजूहत होते हैं और नाकाम व नामुराद आशिक भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो बहरहाल गोरखपुर में आप अंदाज़ा लगाइए, ये उत्तर प्रदेश का शहर है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ। ना ख़ानदान है ना कुछ है, तो बहरहाल शादीशुदा नहीं है वो। मेरा मतलब ये है वो तो भागे हुए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। तो बहरहाल गोरखपुर में एक वाक़या पेश आया, सिर्फ 3 दिन पहले शादी भी नहीं मजा साहब। और आपको बता दूं कि उस शादी में खातून ने यानी दुल्हन ने दूल्हे से तलाक मांग ली 3 दिन में। अब जब वजह पूछी गई तो कहा कि दूल्हे ने सुहागरात में वादे तौर पर कहा था कि मैं आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता और मैं अनफिट हूँ, इसलिए आप खामोशी इख्तियार कीजिए। लेकिन दुल्हन ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और उसी रात अपने मैके चले गई। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो दूल्हा जो है कोई मामूली आदमी नहीं है, करोड़पति है, अरबपति है और खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और एक इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा है एक गोरखपुर अथॉरिटी में। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ कि ख़ानदानों पर असर पड़ता है। ऐसे निजी मामला पे डिस्कस करना ज़रूरी है। नहीं, ये जो खबरें हैं आप तक मैं पेश कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इस तरह की भी खबरें, कब तक हम पॉलिटिकल धोखाधड़ी की खबरें सुनाएंगे, ये इस तरह की भी खबरें में उन्हें सुनाना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसके अपने मसाइल, मैं नहीं चाहता कि किसी नहीं, नेशनल लेवल पर ये खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इसलिए मैंने सुनाया है। जी 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 जी। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, अब जवाब मिल गया, आपने सवाल किया, आपने ही जवाब दे दिया। जी जी जी।
जी जी जी। तो मैं तो अब सवाल ये है, क्या उससे अपने तोहफे वापस करना चाहिए? किससे? देखिए, एक बस पहली बात तो ये है कि ये समाजी मसला है, जी, ज़रूर मसला है, इसका हल निकालना चाहिए। हल होना चाहिए। और उस समय में जो शख्स शादी कर रहा था, जी जी जब उसको ये अंदाज़ा था जी तो वो पहले शादी से इनकार करता था, तो जी। शायद ये आज नौबत नहीं आती, जी, जी। ये वाक़या कौमी सतह पर मौज़ू बहस नहीं बनता। और दूसरी बात, और रियाज साहब को भी ये सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, मुल्क में गुटखा जो है वो बड़ी तेज़ी से फ़रोख्त हो रहा है। और गुटखे के जो नक़ाइस हैं उसमें एक नक्स सबसे बड़ा ये है कि इंसान के जो मर्दानगी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है गुटखे से। तो हम यही अपील कर सकते हैं कि जो हमारे नौजवान आजकल गुटखा खा रहे हैं, तो वो इस तरह शादी ब्याह के मामलात में, ख़ासतौर पर तलाक़ के जो वाक़यात हैं, नईम वजह साहब, बहुत सीरियस मसला होता जा रहा है, तलाक़ के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल यकीन, देखो मैं खुद लिखा हूँ जी हाँ। हैदराबाद में तलाक का बढ़ता हुआ कल्चर। हाँ, तो फिर आपने उसने गुटखे का भी जिक्र किया होगा। जी, तो मैं ये अलग डिस्कशन है, वो अलग डिस्कशन। जी 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 जी। तो आपने क्या लिखा था? देखिए, जी जी कई वजूहत हैं। हाँ। आजकल जो ज़िंदगी हमारे तर्ज ज़िंदगी है, बहुत हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं, लाइफ स्टाइल मसरूफ़ हो गए हैं, बिलखुसूस IT सेक्टर में काम करने। हाँ अगर शादीशुदा जोड़े हैं तो कभी उनकी मुलाकात, कभी किसी की रात में ड्यूटी होती है, कभी दिन की ड्यूटी होती है। इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं, हाँ इसके ऊपर अलग बहस करिए, जी लेकिन हाँ जी बिल्कुल अलग बहस कीजिए आप दूसरे सब्जेक्ट पे। लेकिन आपने जो एक अच्छी बात कही है, एक अच्छा सजेशन दिया है कि हम तारीख भी पेश करते जाएंगे, लोगों को वाकिफ़ करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हमारी तारीख़ क्या रही है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कल से इस तारीख़ को इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।